हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को, ये है बेयर एक्ट से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आज सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के साल में आया था, अमेंड हुआ था, आया था। एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज के अमंग मैरिज, शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। पहला सेक्शन, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टाइटल मतलब कि इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट का नाम, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। सेक्शन 2 आता है, इसका सब सेक्शन 2, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इस पूरे भारत में वैलिड है ये। एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी। जो भी टेरिटरीज हिंदू से डोमिसाइल्ड है उस सब एरिया में भी एप्लीकेबल है। विच टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स फॉर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज, ठीक है। ये सेक्शन 1 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये आपको जितना भी एक्ट लॉ में, सारे एक्ट में सेम मिलेगा, फिर आपका नाम चेंज होगा और सब सेक्शन 2 जो सब में सेम होगा। अब आते हैं सब सेक्शन 2 में। ये एप्लीकेशन होती है, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये किन लोग पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसका पहला, टू एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन। जो लोग रिलीजन वाइज हिंदू हैं वो लोग, या फिर इंक्लूड, ये चीज़ इंक्लूड भी करता है वीरशैव को, एक लिंगायत को, और फॉलोअर ऑफ ब्राह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, ठीक है। बी आता है जो पर्सन बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख बाय रिलीजन, ये सब जो है उन लोग को भी हिंदू में ही आता है, वो लोग सब भी हिंदू में आता है। और सी में जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू बाय रिलीजन नहीं है, वो लोग भी हिंदू में आते हैं, ठीक है। अब आता है एक्सप्लेनेशन। द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स बाय रिलीजन एज द केस मे बी। एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा, लेजिटिमेट मतलब कि लीगली, मतलब मम्मी पापा से लीगली मतलब हुआ है, पैदा हुआ है, ठीक है, बॉर्न हुआ है। और इलेजिटिमेट मतलब इलीगली, मतलब कि जो मम्मी पापा का शादी हुआ था हस्बैंड वाइफ का, वो दोनों इलीगल मैरिज था, उससे अगर कोई बच्चा निकला है, बट हुज ऑफ पेरेंट्स आर हिंदूज, दोनों बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, मतलब दोनों पेरेंट्स अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख में से कोई है तो भी वो हिंदू है। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, कोई भी एक पेरेंट अगर हिंदू भी रहा, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, तब भी वो हिंदू रहेगा। एंड हु इज़ ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब के मेंबर के हिसाब से उसको बड़ा किया गया है, कम्युनिटी के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। सी, टू एनी पर्सन हु इज़ अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, मतलब कि अपना रिलीजन कन्वर्ट करके, अगर मुस्लिम है तो कन्वर्ट करके हिंदू में आ गया, या फिर क्रिश्चियन है तो कन्वर्ट करके बुद्धिस्ट में आ गया, वैसे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सब सेक्शन 2। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 मतलब हुआ कि ये जो सब सेक्शन 1 है ये चीज़, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। एससी में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 366 of the Constitution amends the central government by notification in the official gazette of magazine का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 3, डेफिनेशन। इसमें तरह तरह का डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कस्टम्स एंड यूसेज स्पेस। ये आपको एकदम डिस्क्राइब, मतलब एकदम डिटेल्ड में आपको किसी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपको बेरेट से पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम मैं आपको पारस देवन नाम का किताब से पढ़ाऊँगा जो हिंदू लॉ के लिए है, ठीक है। सिग्निफाई एनी रूल विच हैव बीन
कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व किया गया है कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली हैज़ ओपन द फोर्स ऑफ लॉ अमॉन्ग द हिंदूज इन एनी किसी भी एरिया में, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप, फैमिली, किसी भी चीज़ में, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज अ सिटी सिविल कोर्ट, किसी भी एरिया में सिटी सिविल कोर्ट भी होता है जहाँ पे केसेस आते हैं, केस सॉल्व होता है, लॉयर लोग रहते हैं, जज रहता है, एक्टर, ठीक है। एंड इन एनी अदर एरिया प्रिंसिपल सिविल ऑफ ओरिजिनल jurisdiction and includes any other civil court which may be specified in the स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी कौन कौन सा एरिया में सिविल कोर्ट होगा, जैसे इस एरिया में है लाइक दैट एरिया और अनदर दैट एरिया। बाय नोटिफिकेशन आएगा आपको ऑफिशियल गैजेट का मैगजीन जो चीज़ मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया है, ठीक है। उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कहाँ पे आपका सिविल कोर्ट बनाया गया है, ये दूसरी जगह से सिविल कोड बनाया गया है। अब आते हैं फुल ब्लड और हाफ ब्लड में। 2 persons आर सेड टू, देखो पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़ा जाता है फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ एंड, ठीक है, यहाँ तक पहले बताता हूँ मैं। मान लो इधर ये है फादर और ये है मदर, ये इन दोनों का बेटा हुआ, देखो इन दोनों का शादी हुआ पहले, इन दोनों का बेटा हुआ सन। ये जो है फुल ब्लड का मतलब यही होता है, एक मम्मी एक पापा, जो नॉर्मल हर जगह वैलिड रहता है। लीगल मैरिज इंडिया में यही है अभी, ठीक है। फिर सेम वाइफ सेम पापा, ठीक है। उसके बाद बाय हाफ ब्लड, आप हाफ ब्लड में आते हैं। हाफ ब्लड का मतलब ये होता है कि देखो इधर ये मान लो ये दिस इज फादर, ओके, एंड दिस इज मदर, ओके। देखो यहाँ लिखा है बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स, मतलब एक से ज़्यादा मम्मी है इसकी, एक और मम्मी है। ये जो बेटा है, ये देखो इन दोनों की शादी हुआ, ये जो पापा है इसने मल्टीपल शादी की है, मतलब मल्टीपल शादियाँ की है, ठीक है। तो एक बेटा का एक से ज़्यादा मम्मी लोग हैं, उसको कहते हैं हाफ ब्लड। अब पता है यूटेराइन ब्लड में होता है कि जैसे हाफ ब्लड का ठीक उल्टा, इसमें मम्मी एक रहेगी पर पापा एक से ज़्यादा रहेंगे, मतलब मम्मी ने एक से ज़्यादा पापा को, मतलब एक द फीमेल हैज़ मैरिड टू मोर देन वन मैन एट अ टाइम, ओके, दिस इज़ कॉल्ड यूटेराइन ब्लड, ठीक। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मैं समझाना तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ई में प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एफ में आते हैं सपिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन extends as far as the third generation तीसरा पीढ़ी, inclusive in the line of ascent मतलब downwards, ऊपर से नीचे आना, मतलब पापा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ठीक है। थ्रू द मदर, मतलब मदर के थ्रू। And the fifth is inclusive in the line of ascent, ठीक है। इसमें हम बोल दे रहा हूँ सेक्शन, ये जो हम 3 पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, इसमें आपका मेनली एग्जाम्स में आएगा कस्टम यूसेज आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डेफिनेशन आ सकता है, हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूटेराइन ब्लड ये आ सकता है, सपिंडा रिलेशनशिप का डेफिनेशन आ सकता है, जो डेफिनेशन आपके यहाँ पे दिया हुआ है
रिलेशनशिप। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देखो सबइंडा रिलेशनशिप का ये मतलब होता है टू पर्सन्स आर सेड टू बी सबइंडाज ऑफ ईच अदर इफ वन इज़ अ लीनियर एसेंडेंट। लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है, एसेंडेंट मतलब नीचे की तरफ जो भी है, बेटा का बेटा का बेटा बेटा मतलब पापा, ग्रैंडफादर फादर, उसका बेटा फिर उसका बेटा उसका बेटा करके जाता है, लीनियर एसेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है। टू पर्सन दो आदमी आर सेड टू बी सपिंडा, दो आदमी मतलब ए और बी एक दूसरे का सपिंडा कहलाएगा अगर वो दोनों एक दूसरे का लीनियर एसेंडेंट होगा, मतलब ए अगर उसका पापा हुआ, बी उसका हो जाएगा बेटा, तो दोनों हो जाएगा सपिंडा, ठीक है। या फिर ए पापा है और बी उसकी बेटी है, डॉटर, ठीक। फिर आता है डिग्रीज और इफ दे हैव अ कॉमन लीनियर एसेंडेंट हु इज विदिन लिमिट्स ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। अब आता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। टू पर्सन्स आर सेड टू बी विदिन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इफ दोनों आदमी में से कोई अगर एक लीनियर एसेंडेंट है और दी अदर दूसरे का लीनियर एसेंडेंट है, जो मैंने वो कहीं ऊपर एक्सप्लेन किया। सेकेंड, इफ वन वॉज द वाइफ, अगर कोई एक वाइफ या फिर हस्बैंड ऑफ अ लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दी अदर, डिसेंडेंट मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, ब्रदर का वाइफ है या फादर्स का वाइफ है या फिर मदर का वाइफ है या फिर मदर्स का ब्रदर या फिर और मदर्स ब्रदर, मदर का भाई, और द ग्रैंड फादर्स और द ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ द अदर। इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर दोनों पर्सन ब्रदर है, ए और बी ब्रदर एंड सिस्टर है, या अंकल नीस है, आंट नेफ्यू है, चिल्ड्रन ब्रदर है, ब्रदर एंड सिस्टर है, चिल्ड्रंस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, और टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स, ये सब है, ठीक है। सेक्शन 4 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता। सेक्शन 5, अब सेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5 आता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि आप अगर हिंदू मैरिज कर रहे हो तो उसमें क्या क्या कंडीशंस वैलिड है, और उस लीगल मैरिज करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन आता है नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ठीक है, नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये है कि मतलब कोई एक पार्टी, हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड आप समझ लो तो उसको कोई और एक और बीवी नहीं होनी चाहिए जिससे वो ऑलरेडी शादी कर चुका है और एक तो दूसरा शादी करने वाला है अभी, ठीक है। अगर वो ऐसा बात है तो वो शादी नहीं कर सकता, वो इल्लीगल हो जाएगा क्योंकि वो दो शादी हो जाएगा। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 हो गया। सब सेक्शन 2 में आता है एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, मतलब कोई भी एक पार्टी इनकेपेबल नहीं होना चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए। अगर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर है, उसका अनसाउंड रहता है, वो ठीक दिमाग हालत नहीं है, तो वो वैलिड कंसेंट अगर वैलिड कंसेंट नहीं देगा शादी के लिए, तब मैरिज इज़ नॉट वैलिड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अब मैरिज में भी सोलेमनाइज मतलब शादी हो जाना बिटवीन एनी टू हिंदूज। हिंदूज के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदू मैरिजेस पढ़ रहे हैं, इसलिए बिटवीन एनी टू हिंदूज, ठीक है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द कंडीशंस मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़, ठीक है। सब भी आता है अगर केपेबल है भी वैलिड कंसेंट देने लायक, पर अगर वो सफ़र कर रहा है किसी मेंटल डिसऑर्डर से तब भी वो अनफिट है मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। सेक्शन C आता है अगर वो थोड़ा पागलपन उसका हावी हो जाता है, उसमें कई बार पागल हो जाता है, रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसिनिटी अगर है, तब भी वो शादी नहीं कर सकता। थर्ड,
इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग को पता ही होगा। द ब्राइड ग्रूम, मतलब लड़का को 21 ईयर्स का एज कंप्लीट कर लेना चाहिए, और लड़की जो है तो एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के टाइम पे लड़का का 21 ईयर्स हो जाना चाहिए कंप्लीट, और लड़की का 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी शादी होगा। अगर उससे कम में आप शादी कराना चाहोगे तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगा, और वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब हो जाता है इलीगल, ठीक है। देखो 4 आता है, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मैंने अभी ऊपर आपको बताया, सेक्शन 3 का डेफिनेशन जी में आपको मैंने बताया। देखो जी में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपको काम आएगा, और सपिंडर रिलेशनशिप भी आपको काम आएगा इस सेक्शन में स्पेसिफिकली। देखिए द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम, अगर कस्टम और यूसेज जो गवर्न कर रहा है उन दोनों पार्टीज़ को, अगर जब तक वो अलाउ नहीं करता तब तक, अगर वो अलाउ करता है तो आप शादी कर सकते हो, अगर अलाउ नहीं करता तो आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है सपिंडर रिलेशनशिप, द पार्टीज आर नॉट सपिंडर्स ऑफ ईच अदर। अगर पार्टीज अगर सपिंडर्स अगर हुआ दोनों एक दूसरे का, तब शादी इनवैलिड होगा, शादी आप नहीं कर सकते। अगर शादी नहीं कर सकते जब तक कि अगर कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। जब अगर उसका कस्टम यूसेज जो गवर्न कर रहा है उन दोनों को, अगर परमिट करता है शादी उन दोनों के बीच में, तो आप शादी करा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 6 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो आपको ओमिट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, ठीक है, इसलिए वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। और अगर कोई डाउट आ रहा है या फिर मैं अगर पास बोल रहा हूँ तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं सेक्शन 7 में, जिसमें आता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। इसमें सब सेक्शन 1 में सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज हो जाएगा कि आप क्या क्या सेरेमनीज मनाओगे हिंदू शादी के टाइम में, आप क्या क्या आपको करना है, सेलिब्रेशन करना है, जितना भी रस्म वगैरह जो भी होता है सब आपका इसमें आता है, इंक्लूड होता है। देखिए हिंदू मैरिज में भी सोलेमनाइज का मतलब होता है शादी हो जाना, इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स। कस्टमरी राइट्स मतलब कस्टम, मतलब जिन लोगों का शादी हो रहा है उन लोगों का कस्टम में जो भी राइट्स वगैरह है उन लोगों के हिसाब से आप शादी करा सकते हो। सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू। सब सेक्शन 2 आता है, वेयर सच राइट्स सच जो भी आप कराना चाहते हो रस्म वगैरह सब, एंड सेरेमनीज इंक्लूड। सब सेरेमनीज जो आप करोगे उसमें इंक्लूड होना चाहिए सप्तपदी। सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरा। शादी में जो सैक्रेड फायर की भी गोल चक्कर लगाते हो आप, 7 फेरा लगाते हैं, उसको कहते हैं सप्तपदी। दैट इज़ द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सैक्रेड फायर। देखो सैक्रेड फायर मैंने बोला जाग जलता है, उसके अराउंड आप सप्तपदी करते हो। द मैरिज बिकम्स कम्प्लीट एंड द बाइंडिंग भी कम्प्लीट हो जाता है, मैरिज भी कम्प्लीट हो जाता है जब 7वां फेरा लेना ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 8 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज बोला गया है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज कंपलसरी नहीं है, जैसे कि आप समझो ये ज़रूरी नहीं है, पर तभी इसका सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, जो मैंने बोला कि पार्ट 1 में आपको बता दूंगा मैं उस टाइम, ठीक है। तो वीडियो भी आप देख लेना, पहले हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज हुआ है उसका प्रूफ, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज may have the particulars मतलब स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स, वो रूल्स बना सकते हैं प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज
जो लोग जो पार्टीज जो मैरिज में इन्वॉल्व हुआ है मे हैव द पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मतलब उसके शादी का इंफॉर्मेशन अगर उनके पास है, entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose। इसमें बोला जा रहा है कि आपका अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपका जो लोग दो पार्टी ने शादी की है, हस्बैंड वाइफ ने शादी का जितना भी इंफॉर्मेशन जो भी है, कौन कौन हुआ प्रेजेंट, सब वगैरह आप हिंदू मैरिज रजिस्टर वहाँ रखा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन लिखवा देना है। अगर आपको रजिस्टर कराना है, प्रूफ रखना है कि आपका शादी हुआ है, बाद में फ्यूचर में कुछ काम आ ही सकता है। सबसेक्शन 2 में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, इसमें कोई भी चीज़ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट if it is of opinion that it is necessary or expedient to do so, अगर ये ज़रूरत है करने का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड दैट द एंटरिंग ऑफ द पार्टिकुलर्स, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, फिर रजिस्टर में इंटर डालने के लिए रेफर टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी कंपलसरी इन द स्टेट में कंपलसरी हो सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहा तो पार्टिकुलर्स फिल करने में, और इन एनी पार्ट देयर ऑफ वेदर इन ऑल केसेस, सारे केस में, या स्पेसिफाइड केसेस में भी हो सकता है कि स्पेसिफाइड मैरिजेस में भी हो सकता है। वेयर एनी सच डिरेक्शन हैज़ बीन इशूड एनी पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग, मतलब कि कोई पर्सन उसको ओबे नहीं कर रहा है, मेड इन दिस बिहाव शैल बी पनिशेबल, जो फॉलो नहीं करेगा, मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है, और किसी एक पार्टी ने बात नहीं मानी, ओबे नहीं किया उस लॉ को, उस रूल को, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको पनिश कर सकता है विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 रुपीज़ ओनली, ठीक है। अब इतना कम क्यों है मेरे को नहीं पता, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, मैं उसी से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। सब सेक्शन 3 आता है ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन, जितना भी रूल्स इस सेक्शन में बना है, शैल बी लेड, जितना भी रूल्स इस सेक्शन में बना है सब आपका ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर लेड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, एज सुन एज मे बी आफ्टर दे आर मेड। सेक्शन 4 आता है सब सेक्शन 4 द हिंदू मैरिज रजिस्टर होता है, शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए हर टाइम ओपन रखना पड़ेगा हिंदू मैरिज रजिस्टर को, एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट वहाँ लिखा हुआ है वो एविडेंस रहेगा, देयर इन कंटेंट एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम शैल बी एप्लीकेशन बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट टू हिम और द प्रिस्क्राइब फी, जो भी प्रिस्क्राइब फी होगा वो रजिस्ट्रार के टाइम पे रजिस्ट्रेशन टाइम में पेमेंट कर दिया जाएगा। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हर एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अभी तक में आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में आप लिख के दे सकते हो, या फिर हमको रिपीट करना है तो भी आप बता दो। अगर आपको ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आप हम कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है तो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इसमें लिखा है, ये है आता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वेन ईदर दी हस्बैंड, देखो पहले पढ़ लेते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है। देखो, वेन ईदर दी हस्बैंड और दी वाइफ हैज़ without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition,
and that there is no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights accordingly. इसका मतलब ये होता है कि when इधर देखो, when पार्ट करके आपको समझाएंगे, फिर एक साथ आपको समझा के आपको समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आए तो बोल दीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे, हम एक बार और रिपीट कर सकता हूँ। तो पहला, when either the husband or the wife has, देखो when either the husband मतलब कि या तो husband या फिर wife has, मतलब उसने किया है, क्या किया है, without reasonable excuse, बिना कोई reasonable excuse के withdrawn from the society, मतलब सोसाइटी withdrawn from the society of the other, एक दूसरे का सोसाइटी से छोड़ दिया है, मतलब हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ के चला गया। द एग्रीड पार्टी सफरिंग पार्टी जो होता है, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ के चला गया तो इसमें सफर्ड पार्टी हो जाएगा, मतलब या फिर एग्रीड पार्टी हो जाएगा वाइफ। ठीक है, उसके बाद सफर्ड पार्टी हो जाएगा एग्रीव्ड पार्टी को सफरिंग पार्टी बोलते हैं। इसमें हो जाता है वाइफ, क्योंकि हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ के विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, इसमें अदर हो जाएगी वाइफ। ठीक है, बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वाइफ ने पिटिशन डाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड द कोर्ट, और कोर्ट उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट तभी देगा, तभी ग्रांट करेगा जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा वाइफ के स्टेटमेंट से कि हस्बैंड ने उसको छोड़ कर चला गया। ठीक है, अगर ये चीज़ सच निकला तो कोर्ट में ग्रांट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर वाइफ ने अगर छोड़ के चला गया हस्बैंड को, तो इस सेपरेशन का ये चीज़ होता है, मतलब इसमें आप मतलब कि अगर बिना विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अगर आप छोड़ दो किसी को, मतलब वाइफ ने अगर हस्बैंड को छोड़ दिया बिना किसी कारण से, मतलब रीजनेबल एक्सक्यूज से, तो वो दोनों अलग हो सकते हैं, मतलब टाइप ऑफ डाइवोर्स है ये, डाइवोर्स का नया तरीका। अब आते हैं जुडिशल सेपरेशन, जो आखिरी सेक्शन आज के लिए है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, ईदर पार्टीज का सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे हम। ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब ये है ईदर पार्टी मतलब कि हस्बैंड और वाइफ शादी किए हैं, वेदर सोलेम्स उनका शादी हुआ है इस 1955 एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। में प्रेजेंट कोई भी पार्टी मतलब हस्बैंड या वाइफ प्रेजेंट कर सकता है पिटीशन प्रेइंग फॉर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि आप जुडिशियली मतलब लीगली आप सेपरेट हो सकते हो, कोर्ट आपको सेपरेट कर देगा पिटीशन करने पे। ठीक है, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, अगर हस्बैंड पिटीशन करता है तो ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 सेक्शन 13, और सेक्शन 13 जो है वो डाइवोर्स को रिलेट करता है, डाइवोर्स का है, इसका सबसेक्शन 1 आता है हिंदूज के लिए, मतलब ये हिंदू मेल के लिए। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ वाइफ सेम सेक्शन रहेगा, सेक्शन 13 रहेगा, पर उसका सबसेक्शन 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसेक्शन 2, अब वाइफ आ जाता है, सबसेक्शन 2 के केस में वाइफ का केस बताया जा रहा है आपको। ऑल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, जैसे मैंने आपको बताया, एज ग्राउंड्स ऑन विच अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड, इसका सबसेक्शन 2 आता है और आखिरी सेक्शन। वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड, अगर जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री अगर पास कर दिया गया है तो पति पत्नी जो लोग दो पार्टी जो है, देखिए पहला ऊपर वाला सेक्शन में बताया गया कि इधर पार्टी टू अ मैरिज, मतलब कि अगर पत्नी ने या फिर पति ने पिटीशन फाइल किया पत्नी के अगेंस्ट कि हमको जुडिशियल सेपरेशन चाहिए। ठीक है, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 में जो भी ग्राउंड्स है उनमें से किसी एक ग्राउंड पे उसने बोला कि मेरे को
जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, मेरे को अलग होना है अपने पत्नी से, ठीक है। तो अगर डिक्री अगर पास हो जाता है जुडिशियल सेपरेशन का, तो जो पति है उसके पास कोई ड्यूटी नहीं रहेगा। इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर, पिटिशनर मतलब हो गया यहाँ पे हो गया हस्बैंड, टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट। कोहैबिट मतलब हो जाएगा उसके साथ रहना, रेस्पोंडेंट इसमें हो जाएगी वाइफ। मतलब पति को कोई ड्यूटी नहीं रहेगा कि आप मतलब पति के अब द मेल्स will not be compulsory to live with his wife, ठीक है। उसके पत्नी के साथ रहना ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है। बट इसमें बट आ जाएगा, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय पिटिशन ऑफ इधर पार्टी ने पिटीशन डाला, किसी ने भी डाला, कोर्ट में अगर सेटिस्फाई हो जाता है स्टेटमेंट्स का जो भी पिटीशन में डाला गया है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एंड द कोर्ट ऑन बी सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन जिस पिटीशन में स्टेटमेंट्स मेड किया गया है, अगर उसको लगता है तो रिसाइन कर सकता है डिक्री को, नहीं तो पास कर सकता है। मतलब अगर जब देखो पहले पास हो गया, उसके बाद अगर लगता है कि नहीं इसको इन लोगों को सेपरेट नहीं होना चाहिए, तो वो डिक्री को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखना आप लोग, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। गुड बाय।